नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और आपका स्वागत है हमारे इस मंचकाल का एजुकेशन में। बच्चों, आज हमारा जो है इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और आज हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर डन हो जाएगा। आपके लिए एक लाइन है मेरे लिए कि मंजिलें उनकी पूरी होती है जिनके सपनों में जान होती है, इसलिए आप सभी मेहनत के साथ लगे रहिए। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है जब कॉलोनियल पीरियड जब स्टार्ट हुआ था तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे उसके बाद उन्होंने किस किस तरीके से जो है एक्सप्लॉइट करा। हम पिछली क्लास में इसके आने से लेकर बैटल ऑफ प्लासी हमने स्टार्ट करा था। उसके बाद थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर को आगे करके और आज चैप्टर का एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये बच्चों मेरा इंट्रोडक्शन है अबाउट मी। आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 18 साल का है, 1500 प्लस सक्सेस रेट मेरा रह चुका है। ठीक है, उसमें मैं बच्चों को अब तक मैं जो है 97% बच्चों को दिला चुका हूँ। उसके बाद जो है मेरे जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है वो मेरा इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री है, और हम यहाँ पे रिसर्च बेस्ड अप्रोच से जो है पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, ये आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अगर आप फेसबुक चैनल को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आप अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो मुझे स्कैन करके हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कालिका एजुकेशन का चैनल भी है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। आज इसका हम जो है पार्ट 2 की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। इसका पार्ट 1 आ चुका है। अगर कोई बच्चा पार्ट 2 पे डायरेक्ट आया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके पहले पार्ट 1 को देखें, तब आप उसके बाद पार्ट 2 को देखें, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हम पिछली क्लास में हम लोग क्रोनोलॉजी के ऊपर बात कर चुके थे। हम लोग बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ प्लासी और बिफोर इंडियन हैड द सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, हम ये पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, एक सेल्फ सफिशिएंट यानी कि ग्रामीण स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, यानी कि उसमें बच्चों लगभग 85% जो लोग जो है एग्रीकल्चर में लगे हुए थे और वही उनके जो एम्प्लॉयमेंट का और अर्निंग का तरीका भी वही था, वो खुद के लिए। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उसने जो एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। उसके अलावा यहाँ पे 19th सेंचुरी में कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर इंक्रीज बाय ब्रिटिश रूल, ये मैं बता चुका हूँ। रेलवे को जो उन्होंने अपने लिए रेलवे को इंट्रोड्यूस करा फर्स्ट टाइम 1850 में जो रेलवे चला गया। उसके बाद 1947 में इंडिया को क्या हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे हम ये पॉइंट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत की क्या स्थिति थी। पहले वही सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी जो है, हमारी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, और जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो थे वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री थी इंडिया की। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद ट्रेड जो जाता था वो सरप्लस में जाता था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य यानी कि मेन एम, बेसिक पर्पस क्या था ब्रिटिश, तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि टू एक्सप्लॉइट द इंडियन रिसोर्सेज। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडियन रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लॉइट करा। उसके बाद टू मेक इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट रिव्यू देते हुए चल रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों जो है स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 1947 पढ़ा था। इसमें हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसके बाद हम यहाँ पे इंडस्ट्री को, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉरेन ट्रेड को और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अब हमने आगे क्या किया था, हमने यहाँ पे ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया था कि भाई इनका क्या योगदान था, उनका जो है सकारात्मक क्या योगदान था। उसके बाद यहाँ पे उनकी आलोचना की गई, लेकिन इनके क्रिटिक्स करे गए इनके ऊपर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल, तो हम यहाँ पे पढ़ चुके थे कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं क्या था, एज अ फीडर इकोनॉमी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वही सारे पॉइंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पे सेटलमेंट सिस्टम को स्टार्टिंग करा गया, जमींदार फार्मर्स, ठीक है, एलिमेंट पुअर। उसके बाद है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है। यहाँ पे कैश क्रॉप्स की बात कही गई है, लो प्रोडक्टिविटी की बात कही गई कि क्यों हुई थी लो प्रोडक्टिविटी। भाई जब टेक्नोलॉजी ही आउटडेटेड होगी और फर्टिलाइजेशन का कुछ प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी अपने आप ही लो हो जाएगी। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बस फटाफट क्विक रिवीजन लेते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे बात क्या कर चुके थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर ब्रिटिश रूल। ये जो बच्चों यही फ्लो चार्ट है, इसी के हम सारे पॉइंट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज को। तो यहाँ पे भी हम बात कर चुके, देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा था ब्रिटिशर्स ने, डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट हो गया था। उसके बाद क्या एडवर्स इफेक्ट हुए थे, हैवी अनएम्प्लॉयमेंट होती। जब भाई हैंडीक्राफ्ट जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होनी ही होनी है। तो एक के साथ, एक कॉज के साथ दूसरा कॉज जुड़ा ही जुड़ा रहता है।
तो आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है उसको आपको क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी को आपको जो है चेन सिस्टम के हिसाब से जो है पढ़ाई करनी है। उसके बाद देखें यहाँ पे फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, यहाँ पे क्या बात हुई थी, फॉरेन ट्रेड के बारे में थी। ब्रिटिश रूल में क्या था भाई, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, यानी कि यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल लेके चले जाते थे, उसके बाद वहाँ से जो है माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके माल को तैयार करके लाके, अब उनको बाजार भी चाहिए तो क्या करेंगे, वो इंडिया में ही लाके उसको महंगी कीमतों पर बेचते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नया टॉपिक नहीं है, वही सब रिवीजन में हम ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने बात करी थी मोनोपोली का कंट्रोल, ब्रिटिशर्स को क्या हो गया था इंडियन ट्रेड पे, मोनोपोली कंट्रोल होना शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात की थी कि जो भी सरप्लस था ब्रिटिश क्या करता था, उसको अपने यूज में ले आता था। यानी कि देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वॉर्स करते थे तो उसमें उनको काफ़ी सारा जो है हेल्प मिलती थी। उसके अलावा जो है ऑफिस हो गए, ठीक है, इनविजिबल इम्पोर्ट्स हो गए, यहाँ तक कि उसके अलावा जो ऑफिसर्स होते थे उनके भी अपने खुद के भी पर्सनल बेनिफिट भी थे। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय जो है घटनाएं चल रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ इसलिए कि हम क्विक रिविजन ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग प्लीज जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। उसके बाद देखो डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात हुई थी कि इंडिया में जो है फर्स्ट सेंसियस कब हुआ था बच्चों, 1881 में हुआ था। इसमें मैं बता चुका हूँ कि एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से एक जरूर आ जाता है। और ये सेंसियस यानी कि जनगणना क्यों करी गई थी, इसलिए करी गई थी क्योंकि गवर्नमेंट क्या करी थी, डेटा को कलेक्ट करी थी पॉपुलेशन के बारे में। अब पॉपुलेशन के बारे में वहाँ पे मैंने बता दिया था कि भाई रिच क्लास, पुअर क्लास, ठीक है, तो हर तरीके की कंडीशंस को जज करने के लिए, उसी हिसाब से कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को या अपने बेनिफिट के लिए यूज करने के लिए डेटा का यूज करा जाता है। तो बच्चे जो डेटा होता है, जैसे आज भी सेंसियस होती है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो आज के टाइम में कोई भी एरिया में अगर कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो क्या करती हैं वो लोग, पर्सन को रिलीजियस के आधार पे, जाति के आधार पे, इन सब के हिसाब से समाज को क्या करा जाता है, बांटा जाता है। अगर किसी सोसाइटी ए में ए कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे वो एक कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, चाहे कैंडिडेट उस लायक हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो है ऑफिसर्स को एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, हमें पूरी लाइफ हमारी एग्जाम्स देने में निकल जाती है, पूरी लाइफ कंपटीशन इतना ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब को लेकर, लेकिन पॉलिटिशियंस के कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे क्या था, पुअर लिविंग कंडीशंस एंड वीक सोशल डेवलपमेंट, वही सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ जो मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1921, इसको हम ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम, ये है क्या आपका इस ईयर में क्या हुआ था बच्चों कि इसके बाद जो है पॉपुलेशन क्या हुआ, एकदम से बढ़नी शुरू हो गई। पॉपुलेशन क्या हो गया, एकदम से बढ़नी शुरू हो गई। इसलिए ये भी आपका जो है एमसीक्यू के हिसाब से क्या है भाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हम इफेक्ट की बात करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट की बात करेंगे। डिक्लाइन इन द डेथ रेट आफ्टर 1921 शोज द, ठीक है, स्लाइट इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल कंडीशंस। यानी कि बच्चों डेथ रेट में कमी कब आई होगी, डेथ रेट में कमी जब आई होगी जब मेडिकल कंडीशंस में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गया होगा। यानी कि इंप्रूवमेंट हम कह सकते हैं इस चीज़ को, और यही सब चीज़ें थी। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम ये भी बात कर चुके हैं, डेमोग्राफिक कंडीशंस को हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ से बच्चों हमें पढ़ना है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, पढ़ना है इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात होती है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो हमारी यहाँ से क्लास शुरू हो रही है बच्चों, तो पेन पेपर लेके प्लीज़ बैठ जाइए और ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। अब बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि आपका बर्थ रेट वर्सेस डेथ रेट क्या होता है, यानी कि हिंदी में जन्म दर और इंग्लिश में मृत्यु दर। तो बच्चों बात होती है जन्म दर का मतलब क्या है, जन्म दर में सिर्फ हम बात करेंगे चाइल्ड्स की, जो बॉर्न बेबीज है उनकी ही बात होती है। तो एक साल के अंदर 1000 पीपल्स में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डेथ रेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी बॉर्न बेबी हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, बर्थ रेट कहलाएगा। उसके अलावा डेथ रेट का बच्चों मतलब हो गया कि 1000 पीपल में एक साल के अंदर जितने लोगों की डेथ हो रही है। अब डेथ में कौन कौन आएगा, डेथ में बच्चों एडल्ट, मेल, फीमेल, बच्चे, किसी भी एज के पीपल आ जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डेथ रेट कहलाएगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में, बर्थ रेट में, डेथ रेट में। इसको बस थोड़ा सा इतना ही समझ लीजिए, इससे ज़्यादा इसको जरूरत नहीं है समझने की।
अब देखिए यहाँ पे जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था, यानी कि उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, यानी कि इसका कारण क्या था बच्चों? देखो जो जन्म दर और मृत्यु दर कितना था, समझ लो आप क्या 40 से 48 पर 1000 पीपल, ये जो रेट था उस समय। उसके अलावा इसके कारण क्या थे? पहला देखो क्या है, पॉवर्टी, गरीबी, फेमाइंस, ठीक है, और पेंडेमिक्स। अभी 2020 में आप सभी को पता ही कोविड-19 आया था, वो भी क्या है, पेंडेमिक्स ही है ना। और हमारा जो है फेमाइन यानी कि एक तरह का अकाल हो गया। अकाल क्यों पड़ता है भाई? पूरा ड्राइनेस हो जाता है ना। तो जो छोटी छोटी सी अगर आपको कोई भी वर्ड्स में भी प्रॉब्लम है तो उनको जाके भी आप स्पेशल ध्यान दीजिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है इस चीज़ के लिए। तो ये सारे के सारे कारण थे हाई बर्थ रेट के और हाई डेथ रेट के। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या है, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लो लिटरेसी रेट का मतलब है कि साक्षरता दर क्या थी भाई? कम थी। अब आप खुद सोचो कि साक्षरता दर मतलब लोग अगर पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो देश कंट्री की कंडीशन कैसी होगी? आज के टाइम में अगर हम देखें हमारे इंडिया को देख लो और पाकिस्तान को अगर देख लो, दोनों डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी विकसित देश, विकासशील देश अभी बढ़ ही रहे हैं आगे आगे तरक्की करने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत पिछड़ता जा रहा है। वो लोग आराम से आतंकवाद फैलाते हैं और हमारे देश में भी अस्थिरता, वही वाला हाल है ना खुद जिएंगे ना तुमको जीने देंगे। तो वही हाल पाकिस्तान का बेचारे का है ना। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में कमी। तो बच्चों जब लोग एजुकेटेड ही नहीं होंगे, सोसाइटी का कहाँ से डेवलपमेंट होगा और खुद का भी आदमी कहाँ से विकास करेगा? तो यही फर्क है इंडिया एंड पाकिस्तान में। वहाँ पे लोग AK-47 चलाते हैं, नॉर्मली गन लेके घूमते हैं। यहाँ पे भी है क्राइम लेकिन उतना नहीं है। यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो हम जब बात करेंगे चैप्टर के एंड में, जब हम वहाँ पे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको और मजा आएगा चीज़ों को जानने में, ठीक है। लेकिन इंडिया की कंडीशन अगर हम देखें तो मॉडरेट रही है, ज़्यादा अच्छी भी हम नहीं कह सकते। इसका भी कारण है, वो भी डिस्कस करेंगे तभी, ठीक है। देखिए अब बच्चों यहाँ पे जो लिटरेसी रेट था वो आपका कितना था? 16% था। लेकिन जिनमें से जो फीमेल का था, फीमेल का कितना था? वो 7% ही था उस समय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में क्या होगा? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि उच्च शिशु मृत्यु दर। यानी कि जो बच्चे थे उनकी जो डेथ रेट, उनकी जो मृत्यु दर थी, यानी कि जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इसका कारण क्या था? ठीक है, इसका कारण भी यही है, देख लीजिए, भविष्य की जनशक्ति में कमी, वही पुअर मेडिकल फैसिलिटी हो गई। अब भाई माँ और बच्चे के लिए मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरी होती है और उस टाइम पे जब इतनी सुविधाएं नहीं थी तो जाहिर सी बात है कि भाई डेथ रेट हाई होगी, ठीक है। मदर का इन्फेक्शन से डेथ हो जा रही है या कुपोषण की कमी हो रही है, खाने की कमी, तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी इस टाइम फीमेल्स ने भी सोसाइटी में। उसके बाद है यहाँ पे पुअर हेल्थ फैसिलिटी, वही खराब स्वास्थ्य सुविधाएं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जब खराब स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो उस टाइम क्या होगा? बीमारियां होंगी और ज़्यादातर लोगों की क्या होगी? डेथ होगी, है ना। उसके अलावा चौथा क्या है भाई? चौथे में क्या है? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि जो जीवन प्रत्याशा है, जो जीने की एक तरह से उम्र समझ लो। तो बच्चों जो कहीं पे तो देखो 32 साल है, ये क्या है? मिनिमम है। कहीं पे 32 है, कहीं पे क्या है, और कहीं पे 42 है ना। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग है। और जो मैक्सिमम एज थी वो कितनी है? 68 थी, ठीक है। यानी कि कॉज पुअर लिविंग कंडीशंस, कमजोर कार्यशील जनसंख्या। उस टाइम पे बच्चों आज भी अगर आप देखो दिल्ली के अंदर लोगों की एज जो है बहुत कम हो रही है। क्यों? पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। जबकि अगर हम वहीं देखें, यूपी के अंदर देखें हम लोग, तो वहाँ पे लोग जो है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, पॉल्यूशन वहाँ पे भी, लेकिन उतना नहीं है। तो दोनों की एज में तो लोगों का तो बच्चों जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो शहरों के मुकाबले गांव में लोगों की ज़्यादा है, लेकिन शहरों में क्या हो रही है? कम हो रही है दिन ब दिन। कारण क्या है? पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। बच्चों इस वर्ड को अगर मैं तोड़ दूं, वाइड और स्प्रेड, वाइड का मतलब क्या हो गया? चौड़ा, ठीक है, और स्प्रेड का मतलब क्या हो गया? फैलना। यानी कि जो गरीबी थी वो बड़े लेवल पे क्या थी? फैली हुई थी। जब गरीबी फैलेगी तो क्या होगा भाई? लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोग बेरोजगार होंगे। उसके अलावा क्या है? उनकी इनकम भी क्या होगी बच्चों? उनकी इनकम भी जो है लो होगी। क्लियर सभी को?
उसके बाद देखो यही चीज हिंदी में बता रखा है। तो ये सारी की सारी डेमोग्राफिक कंडीशंस है जिनके हम ऊपर हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपको सुटेबल हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी कि औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक संरचना। बच्चों कॉलोनियल पीरियड क्या है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको कॉलोनियल पीरियड या कॉलोनियल वर्ड का मतलब पता है तो आप कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा और मैं उसको जरूर लाइक करूंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोज वेरी लिटिल चेंज। कॉलोनियल पीरियड में क्या होता है बच्चों, लिटिल चेंज, क्या प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि बच्चों औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना में बहुत कम परिवर्तन हुआ। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। क्लियर है बात। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वीडियो में कि लगभग 85 से 90% लोग जो है जो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, उनका मेन जो ऑक्यूपेशनल था वो एग्रीकल्चर ही था। क्लियर बात सभी को। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का प्रभुत्व, यानी कि अराउंड 70 से 75% ऑफ द वर्कफोर्स वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर, यानी कि बच्चों 70 से 75% जो है वर्कफोर्स जो है वो किसमें लगा हुआ था, एग्रीकल्चर में लगा हुआ था। उस टाइम पे इंडस्ट्री का कोई भी रोल नहीं था, ना ही इंडस्ट्री का ना ही सर्विसेज का। क्लियर सभी को। उसके बाद देखिए ध्यान से, यही चीज हिंदी में बता रखी है, पढ़ लेना उसको। उसके बाद बच्चों देखो क्या है, रीजनल वेरिएशन, विविधता, यानी कि बच्चों देखो इन सम रीजन्स डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर डिक्लाइन बट इन द स्टेट ऑफ लाइक उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब इनक्रीज। बच्चों इसका मतलब ये है कि कुछ राज्यों में तो एग्रीकल्चर जो धीरे धीरे घटने लग गया, लेकिन कुछ राज्यों में जो है इसका अपोजिट हुआ, यानी कि एक तरह का देखा गया कि इनवर्स रिलेशन हुआ। जैसे उड़ीसा, पंजाब, इन सब में क्या हो गया, और राजस्थान में क्या हुआ, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है इंक्रीज होने लग गया, बाकी अदर स्टेट्स में क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान आधारभूत संरचना। क्या है बच्चों आधारभूत संरचना? ठीक है, एक तरह से समग्र स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, पहला क्या है, सड़कें। ठीक है, रोड्स वर पुअरली डेवलप्ड एंड द मेनली यूज फॉर आर्मी मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल, यानी कि बच्चों कॉलोनियल पीरियड यानी कि ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम जो है सड़कों की जो कंडीशंस थी उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, और अगर अच्छी थी भी तो ब्रिटिशर्स ने इसको अपने सेल्फ यूज के लिए जो है डेवलप करा था, जैसे आर्मी की मूवमेंट के लिए और रॉ मटेरियल को इधर से उधर ले आने के लिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, ब्रिटिशर्स ने क्या करा भाई, ब्रिटिशर्स ने रेलवे का डेवलपमेंट शुरू कर दिया यहाँ पे। जैसे द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द इंट्रोड्यूस बाय रेलवे। रेलवे को कब डेवलप करा गया था, 1815। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, दिस ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इकोनॉमी इन द टू इंपॉर्टेंट वेज। अब यहाँ पे बच्चों देखो दो वेज हो गए। पहला क्या फायदे हुए, दो बताओ। एक तो ये हुआ कि कवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा क्या हुआ भाई, दूसरा देखो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करा गया, और दूसरा क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का क्या हो गया भाई, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया। दूसरा क्या होगा बच्चों, एग्रीकल्चर का जो है कमर्शलाइजेशन हो गया। क्लियर है बात। और उसकी वजह से बच्चों क्या हुआ मार्केट भी जो है धीरे धीरे बढ़ने लग गई। क्लियर है बात सभी को। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे में क्या है, ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा योगदान रेल मार्ग का परिचय था। उसके बाद क्या है, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण तरीकों से बदला। लोगों के लिए लंबी दूरी की यात्रा आसान हो गई, कृषि का व्यवसायीकरण बढ़ा क्योंकि किसान अपनी उपज दूर दराज के बाजारों तक भी भेज सकते थे। ये फायदा बच्चों क्या हुआ है, ये फायदा रेलवे के आने से हुआ है। उसके अलावा बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में थोड़ा सा अगर बात कर लूँ तो बच्चों कहीं ना कहीं अब देखो जैसे ट्रेन में सफर लोग कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे कास्टिज्म बहुत ज्यादा था इंडिया के अंदर। ठीक है,
कि भाई वो ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, तो ऊंची जात वाले जो नीची जात वालों के साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन अब आप सोचो ना कि जब रेलवे को इंट्रोड्यूस करा गया होगा और जब उसमें इंडियन पीपल मान लो ट्रैवल कर भी रहे हैं, तो उसमें तो कोई भी जो है कास्टिज्म को, जिसको भाई ट्रैवल करना है वो कास्टिज्म तो देख के करेगा नहीं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी किया है, लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ है हमें यहाँ पे। तो मेन चीज़ यही समझने की बात है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है थर्ड पॉइंट की, एयर वाटर ट्रांसपोर्ट, वायु और जल परिवहन, यानी कि द स्टेप्स टेक टू इम्प्रूव एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वर क्वाइट लिमिटेड, डिड नॉट, ठीक है, एडिक्वेटली सर्विस द कंट्रीज नीडेड। वायु और जल परिवहन को सुधारने के लिए देखो बच्चों, सिंपल सी मैं भाषा में आपको समझाऊं कि जैसे उड़ीसा पे जो है पोर्ट बनाया गया, काफ़ी खर्चे करे गए, इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आई, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट से। और अगर हम बात करें रेलवे की बात, तो रेलवे ने ज़्यादा बेनिफिट दिया इनके कंपैरिजन में। तो यही मेन पॉइंट है आपका, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे कम्युनिकेशन, बच्चों यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी का जो इंट्रोड्यूस करा गया था, इसका क्या काम था? इसका काम बच्चों ये था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करती थी, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती थी, साथ साथ जो है पोस्टल सर्विस की शुरुआत हुई, लेकिन जो है ये क्या थी भाई, अंडर डेवलप थी, ठीक है। यानी कि विद्युत टेलीग्राफी की शुरुआत मुख्यतः औपनिवेशिक सरकार के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने का साधन बनी। डाक सेवाएं फिर भी अपर्याप्त और अविकसित रही। ये सभी को क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, किस पे? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसको अगर आपने कर लिया तो कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, आप प्रो प्लेयर बन जाओगे भाई यहाँ पे, ठीक है। इसको जरूर करके जाना, छोड़ना मत गलती से भी। देखो बच्चों ध्यान से, पहला क्या है हमारा, कॉलोनियल इकोनॉमी यानी कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल वाज मार्क्ड बाय द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ध्यान रख लेना। उसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करी गई है, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था शोषण से प्रभावित रही, जिसके कारण लगातार धन की निकासी होती रही। वे हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं कि भाई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और जितना भी सारा जो भी रिसोर्सेज थे उसको ले आके इंडिया से डायरेक्ट टू ब्रिटेन ले जाया जाता था, ठीक है। इसी कंडीशंस को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई किसी के घर में चोरी करना, है ना, तो ये मेन चीज है। उसके बाद बच्चों देखो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। बच्चों फ्यूडल जिसको हम सामंतवाद कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? सामंतवाद हिंदी में फ्यूडल। ये एक तरह का सिस्टम होता है। इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले यूरोप में हुई थी, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जैसे अगर हम बात करेंगे यूरोप के अंदर, तो सबसे ऊपर कौन रहेगा भाई? सबसे ऊपर आपका जो है किंग रहेगा, उसके बाद नाइट्स रहेंगे, इस तरह से यहाँ पे ट्रेडर्स रहेंगे, यहाँ पे फार्मर्स रहेंगे। तो ये जो है ये क्या करते थे, ये इन सब के लिए क्या करते थे, ये एक तरह का टैक्स लेने का, टैक्स को कलेक्ट करने का काम करते, इनका जो रोल होता है। और उसके अलावा जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे जो है उधार देना, ठीक है, लोन प्रोवाइड कराना, ये सब काम जो ये लोग करते थे। उसके अलावा जो है अपने से जो लो कैटेगरी के लोग होते थे उनको जो है एक्सप्लॉइट भी करते थे, यानी कि उनका शोषण भी करते थे। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, अब जब यही सिस्टम इंडिया में ब्रिटिशर्स लेकर आए, जब भाई यूरोप में ब्रिटेन है, तो जब वो वहाँ से वहाँ चीज़ इंडिया में लेकर आया, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की सारी पॉलिसीज को उन्होंने इंडिया में उतारना शुरू करा धीरे धीरे, ठीक है। तो द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल टू सिस्टम ऑफ, ठीक है, को एग्जिस्टेड इन द इंडियन इकोनॉमी। बच्चों यहाँ पे 2 सिस्टम की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है बच्चों? यहाँ पे 2 सिस्टम की बात कही गई है। 2 सिस्टम कौन कौन से थे? पहला तो 2 सिस्टम की यहाँ पे बात कही गई है। पहला क्या है? फ्यूडल सिस्टम है। अब फ्यूडल सिस्टम में आपके 2 लोग होंगे, एक कौन होगा? एक आपका लैंडलॉर्ड होगा और दूसरा क्या होगा? जो क्या कर रहे हैं भाई, जो निचली कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जो क्या करेंगे, जो इनके अंडर में काम करेंगे और उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, मतलब उनसे उधार लेंगे और वो भी उनका अच्छे से शोषण करेंगे। तो ये 2 कैटेगरी के लोग हो गए। उसके अलावा दूसरा पार्ट क्या आया था? कैपिटलिज्म आया था। कैपिटलिज्म में बच्चों क्या हो गया? एक क्या हो गया? एक मालिक हो गया, है ना, एक आपका मालिक हो गया, दूसरा कौन हो गया? आपका लेबर हो गया। एक तो लेबर कैटेगरी, दूसरा क्या होगा? दूसरा जो है ये भी हमारे जो है
दूसरा हमारा जो है वो मालिक हो गए, है ना। मालिक मीन्स जैसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो ये दो सिस्टम चला है। तो यहाँ पे भी देखो शोषण हो रहा है, यहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इस सिस्टम में भी हो रहा है। इसी ये फ्यूडल के अंदर ये दो सिस्टम आए थे। और कैपिटलिज्म किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं। कैपिटलिज्म किसके लिए अच्छा है? अमीरों के लिए अच्छा है, रिच क्लास के लिए अच्छा है, मिडिल क्लास के लिए, लो क्लास के लिए नहीं अच्छा है। हमेशा इनका शोषण ही होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को खास ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे यही चीज़ आपको बता दिया गया, फेडरल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश रूल, एमर्जिंग द कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को जो है स्टार्ट करा गया इंडिया के अंदर। हिंदी में देख लेते हैं यहाँ पे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था में दो व्यवस्थाएं साथ साथ मौजूद थी। पहला क्या है? सामंती प्रथाएं। दूसरी क्या है बच्चों? पूंजीवादी संरचनाएं। तो ये कुछ इस तरीके से है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना, छोड़ना मत। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक स्थिर अर्थव्यवस्था, यानी कि बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेशन विद द एग्रीगेट, ठीक है, रियल ऑक्यूपेशनल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी। यानी कि एक तरह का समझ लो कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर रही, क्योंकि 20वीं शताब्दी के पहले आधे हिस्से में वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर 2% से क्या रहे भाई? कम रही। जो प्रोडक्शन रेट था वो 2% से क्या रहा? कम रहा, लो रहा यहाँ पे। उसके बाद देखो हम यहाँ पे बात करते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था। बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी। अब मैंने आपको बता दिया लो प्रोडक्टिविटी क्यों होगा बच्चों। लो प्रोडक्टिविटी बताओ, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना भाई। लो प्रोडक्टिविटी क्या होगा? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, मतलब ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड को यूज करना, मॉडर्नाइज ना करना। तो जब ऐसा होगा तो लो प्रोडक्टिविटी होनी ही होनी है, ठीक है। इसमें देखो बता भी रखा है आपका, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मेथड्स एंड द लैक ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये आपका 2 पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद अब हम इसको एक बार देख लो आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर लेना या नोट डाउन कर लेना। चलें आगे, देखो बच्चों अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, डिप्लेटेड यानी कि डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। बच्चों थोड़ा सा मैं एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि कॉमर्स वालों को तो ये चीज़ अच्छे से जानकारी रहेगी, लेकिन साइंस और आर्ट्स वालों को जानकारी नहीं होती है। बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं एसेट्स की। थोड़ा सा समझ लो इस चीज़ को, फिर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। इसको हम कहते हैं संपत्ति। देखो बच्चों एसेट्स जो होती है हमारी, एक होती है फिक्स एसेट्स होती है, एक होती है हमारी करंट एसेट्स होती है, ठीक है। ये हमारी, इसको हम बोलते हैं अचल संपत्ति, ये अचल होती है। ये क्या होती है हमारी? चल संपत्ति होती है। तो बच्चों जिनका प्राइस बढ़े वो हमारा फिक्स एसेट्स होगा, और जिनका प्राइस क्या हो, कम होगा, वो हमारा क्या होगा? करंट एसेट्स हो गए। इसी को ही बच्चों प्राइस रिड्यूस क्या कहलाता है? प्राइस रिड्यूस क्या कहलाता है? इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि मूल्यह्रास। और जिसका प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज प्राइस, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एप्रिसिएशन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है बच्चों क्या हो जाएगा? जैसे आपका गोल्ड हो गया, लैंड हो गया यानी कि जमीन हो गया, इन सब का क्या होगा? प्राइस बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी करंट एसेट्स में हो गई, जैसे कार, बाइक, ठीक है, फोन। अब भाई अगर आप कोई चीज़ 70,000 की खरीद रहे हो तो आने वाले 10 साल बाद आपको 70 की नहीं मिलेगी, उसका प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। तो बच्चों इसमें आपकी कार हो गई, मशीनरी हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट्स क्या होती हैं, तो इसी हिसाब से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, एसेट्स को, संपत्ति को लेकर। अब चलो आप पॉइंट पे आ जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या था बच्चों? डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। इसका कारण क्या था बच्चों? कि जैसे ब्रिटिशर्स जो है वॉर कर रहे थे बड़े लेवल पे, तो और मतलब तो जितना भी रॉ मटेरियल था या किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए क्या करा गया? इंडियन मशीनरीज को भी खूब यूज़ करा गया, ठीक है। अगर मशीनरी थी तो उनको यूज़ भी करा गया, उसके बाद उसको मेंटेनेंस भी नहीं करा गया, तो उससे उनकी क्या हुई? वो जो है मशीनरी में जो है डेप्रिसिएशन होना शुरू हो गया, जिस वजह से क्या हुआ कि जब
ब्रिटिश जब हमें इंडिपेंडेंस भी मिली तो वो चीज़ हमारे उस लायक नहीं थी, तो उनकी कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। तो यहाँ पे वही पॉइंट को मेंशन कर रखा है। देखो, आउटडेटेड ड्यू टू द एक्सेसिव यूज बट द अरेंजमेंट्स वर मेड टू रिप्लेस और रिन्यू। ना ही उनको रिप्लेस करा गया, ना ही उनको रिन्यू करा गया, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करा गया, जिस वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी भी क्या हो गई भाई, डेप्रिशिएटेड हो गई। अत्यधिक उपयोग बहुत ही संपत्ति क्षीण हो गई, लेकिन उन्हें बदला या नवीनीकरण करने की कोई व्यवस्था नहीं करी गई। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब देखो हमारा लास्ट पॉइंट है एम्प्टीट्यूड इकोनॉमी, यानी कि विकृत अर्थव्यवस्था। बच्चों इसका मतलब ये है कि देखो, जब हम 1947 में आज़ादी मिली, इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसके बाद जब आज़ादी मिली भी तो क्या हुआ भाई, जो भारत था वो दो हिस्सों में टूट गया, पाकिस्तान अलग बना, इंडिया अलग बना। अब पाकिस्तान से रिफ्यूजीज इधर आए, इंडिया से रिफ्यूजीज उधर गए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि डिवीज़न होने से एक तो रिसोर्सेज का बंटवारा हो गया, उसके बाद जब इतनी सारी जनसंख्या आई है तो उनको रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यानी कि दबाव पड़ा अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो ये भी एक कारण है लास्ट वाला, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश पॉलिसीज डिवाइड एंड रूल क्रिएटेड डिवीजन इन द कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चरल वीकिंग नेशनल यूनिटी, ठीक है। यानी कि ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो की नीति ने धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के आधार पर समाज में विभाजन पैदा किया, जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो गई। जिससे राष्ट्रीय एकता बच्चों क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो बच्चों देख लो आप लोग इसको, पॉइंट को। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो देखो कंक्लूजन ना, अगर कंक्लूजन आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, अब आप उसको एनालाइज करो कि बेनिफिट्स क्या हुए, लॉसेस क्या हुए, उसको कंपेयर करते हुए अपने खुद के ऑन वर्ड्स में लिखना ही कंक्लूजन होता है, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा ये भी नहीं कि भैया आप मुन्ना भाई वाली भाषा में लिखो उसको, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। तो ध्यान दें इस चीज़ को। देखो उसमें क्या बताया गया, ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज वीक, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड ड्यू टू colonial exploitation, low productivity, outdated agriculture, lack of the industries, and the social division left on the country underdeveloped. Independence gave India the chance to rebuild its economy with its own vision. यानी कि बच्चों स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर, स्थिर और पिछड़ी हुई थी, क्योंकि औपनिवेशिक शोषण ने इसे प्रभावित किया। कम उत्पादकता, पारंपरिक कृषि उद्योगों की कमी और सामाजिक विभाजन ने देश को अविकसित बना दिया। स्वतंत्रता ने भारत को अपनी दृष्टि से अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण का अवसर दिया। तो ये कंक्लूजन था बच्चों। जब आप इसको देख लो, पहले इसको आप लिख दो, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो बच्चों ये कंक्लूजन आपको जब आंसर राइटिंग लिखनी है तो जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आप क्या करोगे, आंसर को जिस मेथड में दिया गया है ऐसी मेथड्स में क्या करोगे, प्रॉपर हेडिंग, सब पॉइंट, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन जरूर दोगे। तो इससे आपको जो है ज़्यादा स्कोरिंग आप कर सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और बात रही इस चीज़ की कि ये आपका चैप्टर डन होता है मेरी तरफ से। अब इसके बाद हम इसका अगला नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ आप सभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। और इससे ही हमें क्या मिलता है, इससे बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो हमारे साथ मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।